वेलकम बैक गाइस। पिछली क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन से वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके बारे में हमने सबसे पहले स्टडी की, लाइक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स हो गए, नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, पेंटोज शुगर क्या होती है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया फॉस्फेट ग्रुप नेचर किसकी वजह से न्यूक्लिक एसिड्स का एसिडिक होता है। उन सब के बारे में हमने स्टडी की, प्रीमिडियंस क्या होते हैं, प्यूरिन्स क्या होते हैं। अब डिस्कस करेंगे हम अपने मेन टॉपिक के बारे में जिसका नाम होता है डीएनए रेप्लिकेशन। उस चीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन, ये आईसीएआर और जेट वालों के लिए और बीएचयू वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था सेंट्रल डोग्मा के अंदर कि डीएनए की कॉपी का निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे थे, रेप्लिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलिपिकरण। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बेसिकली प्रतिलिपिकरण बोलते हैं। अब ये डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया होती कैसे, डीएनए रेप्लिकेशन कैसी प्रोसेस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। और टेम्पलेट का मतलब आपको पता ही होगा कि यानी एक दूसरा स्ट्रैंड इसको चाहिए होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपनी क्रिया को पूरा करने के लिए, यानी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए। टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस के अलावा इसके बात करते हैं दूसरे पॉइंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रेप्लिकेशंस कैसे चलती है, डायरेक्शंस क्या होती है। जो रेप्लिकेशंस होती है उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी जो डीएनए के आपको पता ही होते हैं दो एंड्स होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। उसके अलावा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज होते हैं, यूज एंजाइम्स, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेसेस होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशंस होता है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है और इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। अब हम बात करेंगे बेसिकली वन बाय वन की प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशंस कैसे पॉसिबल होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस के बारे में। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको, वहीं से पढ़ना है जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, डिटेल से सबको पता है। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले जो डीएनए होता है, उस डीएनए के ऊपर जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उस स्टार्ट वाली साइट को हम बोलते हैं ORI या ओरी साइट। उस वाली साइट को प्रोकैरियोट्स में हम बोलते हैं ओरी साइट या ORI साइट। तो आपसे क्वेश्चंस बेसिकली पूछा जा सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस होता है उसमें इनिशिएशन कहां से होता है, रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो वो होती है ओरी साइट। कौन सी होती है, ओरी साइट से रेप्लिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। ये ओरी साइट जो होती है बेसिकली, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं आज ओरी साइट्स के बारे में। ये मान लो सपोज डेट कोई डीएनए है और इस डीएनए की ये वाली साइट यहां तक की क्या है, ओरी साइट है। ये वाली ओरी साइट की लंबाई कितनी होती है, 245 बेस पेयर, 245 चार युग्म प्रेजेंट होते हैं किसमें, ओरी साइट के अंदर। इस ओरी साइट के अंदर दो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, इस ओरी साइट के अंदर दो सीक्वेंस प्रेजेंट होती है।
इस ओरिसाइट के अंदर 2 सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जिसे बेसिकली बोलते हैं 9 मर सीक्वेंस और 13 मर सीक्वेंस। मैं डीपली समझा रहा हूं समझाने के लिए, इतना आपको एग्जाम्स में आपके इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन समझने के लिए कि प्रोसेस कैसे इनिशिएट होती है, बेसिकली नीट वालों के लिए भी है ये, ठीक है। तो जो 9 मर सीक्वेंस होती है और जो 13 मर सीक्वेंस होती है, ये 2 सीक्वेंस प्रेजेंट होती है अपनी ओरिसाइट के अंदर, जिसकी लंबाई ऑलमोस्ट 245 बेस पेयर होती है। ये सबसे पहला कंसेप्ट है। ये जो ओरिसाइट होती है जहां से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन, ये स्टार्ट कैसे होता है, यहां पे एक प्रोटीन आकर ऐड होती है, ये एंजाइम भी बोल सकते हैं, जिसका नाम होता है इनिशिएटर प्रोटीन। और इन इनिशिएटर प्रोटीन्स की बात करें कि कौन कौन सी होती है, तो बेसिकली होती है डीएनए ए, डीएनए बी, वो वाला डीएनए नहीं है ये, ठीक है। ये 3 टाइप की इनिशिएटर प्रोटीन्स होती है। इसमें से जो ये डीएनए ए प्रोटीन होती है वो सबसे पहले क्या करती है, जाकर अटैच हो जाती है 13 मर सीक्वेंस की साइट्स के ऊपर। यहां पर ये क्या हो जाती है, 13 मर सीक्वेंस की साइट्स के ऊपर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। कौन सी, ये इनिशिएटर प्रोटीन्स। और उसमें भी बेसिकली इनिशिएटर प्रोटीन्स में कौन सी होती है, डीएनए ए वाली प्रोटीन क्या हो जाती है, बेसिकली इस 13 मर सीक्वेंस के ऊपर जाकर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। ठीक है गाइस, जैसे ही ये डीएनए ए या इनिशिएटर प्रोटीन, आप बेसिकली यूज करना इनिशिएटर प्रोटीन, आपसे ज्यादा डीप नहीं पूछेंगे। बेसिकली जैसे ये इनिशिएटर प्रोटीन जाकर उस डीएनए की ओरिसाइट के 13 मर वाले सीक्वेंस में अटैच होती है, इनका काम होता है रेप्लिकेशन बबल बनाने का। रेप्लिकेशन बबल कैसा होता है आपको मैं बता देता हूं। जैसे ये 13 मर सीक्वेंस यहां पर जाके अटैच होगी, डीएनए के अंदर एक बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, डीएनए के अंदर एक बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। सो बेसिकली बोल देते रेप्लिकेशन बबल, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल। सो आपसे पूछ लिया जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस जो होती है, उसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप होता है रेप्लिकेशन बबल बनने का, वो बबल बनाने की प्रक्रिया कौन सा प्रोटीन करता है, तो उन प्रोटीन्स के नाम होते हैं इनिशिएटर प्रोटीन्स। और उससे भी ज्यादा डीप में आपको स्टेटमेंट देके पूछे तो वो वाली प्रोटीन होती है डीएनए ए प्रोटीन। ये क्या करती है, जो ओरिसाइट होती है उसके अंदर जाकर, यानी डीप नहीं पूछेगा आपको, आईसीआर वालों से भी नहीं पूछेगा, बीएचयू वालों से भी, जेट वालों से भी और नीट वालों से भी मर्ज सीक्वेंसेस के बारे में क्वेश्चंस नहीं होते। ये होते हैं हायर एग्जाम, जैसे गेट हुआ, नेट हुआ, या फिर पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीक्वेंस के ऊपर। ये जो 13 मर्स होती है, 9 मर सीक्वेंस, आपको इतना याद रखना है कि ओरिसाइट जो होती है, जो 245 बेस पे लॉन्ग होती है, उस ओरिसाइट के अंदर कोई सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस के अंदर जाकर इनिशिएटर प्रोटीन अटैच होती है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन बबल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ये क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकते हैं कि कौन सी प्रोटीन की वजह से रेप्लिकेशन बबल बनता है। ये पहला स्टेप होता है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशंस का, ठीक है। सेकंड चीज जो आपसे पूछ सकते हैं नीट वालों से और आईसीआर वालों से और जेट वालों से, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो कौन सी है, कि ये जो ओई साइट होती है, ORI साइट, ये 80 रिच सीक्वेंस होती है। और ये 80 रिच सीक्वेंस का मतलब होता है यहां पे एडेनिन और थाइमिन का कंपोजिशन, एडेनिन और थाइमिन का कंपोजिशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्वानिन और साइटोसिन। और ऐसा क्यों होता है, नेचर ने ऐसा क्यों सिलेक्ट किया, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि प्रकृति ने ऐसा क्यों सिलेक्ट किया कि जो ओरिसाइट्स होती है, जिसको हम रेप्लिकेशन की उद्गम स्थान बोलते हैं, उस वाली साइट पे एडेनिन और थाइमिन ही सबसे ज्यादा होते हैं। ये तो पता है सबको कि होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। ऐसा इसलिए होता है गाइस, क्योंकि जो एडेनिन और जो थाइमिन होते हैं उनके अंदर पाया जाता है डबल बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं
उनके अंदर फॉर्म होता है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप मुझे बताएं इन दोनों में से, दोनों जो अपसार युग्मक बने हुए हैं बेस पेयर्स, इनमें से किस बेस पेयर को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी की आवश्यकता होगी? बेसिक सी बात है, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड है उसको एनर्जी कम लगेगी तोड़ने में, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी। सो एनर्जी की वजह से लॉस कम हो, उसकी वजह से प्रकृति ने धीरे धीरे सिलेक्ट किया होगा कि जो ओरी साइट होती है वहां पे एडेनिन और थायमिन का कंपोजिशन ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा भी हुआ होगा कि वहां पे ग्वानिन और साइटोसिन भी होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का ज्यादा कंजप्शन होता था, जिसकी वजह से प्रकृति ने धीरे धीरे इसको क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया एडेनिन और थायमिन में। तो ये याद रखना, ओरी साइट पे एटी रिच सीक्वेंस सबसे ज्यादा होती है, ग्वानिन और साइटोसिन वहां पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। सो पहली स्टेप ये होती है, इनिशिएटर प्रोटीन आकर बाइंड करती है और रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहां पे अपना एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है जिसका नाम होता है हेलिकेज, और ये आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हेलिकेज एंजाइम के बारे में। इस हेलिकेज एंजाइम के बारे में आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हेलिकेज एंजाइम का काम क्या होता है? सो हेलिकेज जो एंजाइम होता है, जो अपने पास रेप्लिकेशन बबल बना होता है, इस रेप्लिकेशन बबल जो बनता है अपने पास, ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, आकर बाइंड होता है स्ट्रैंड्स के ऊपर, और ये जो बॉन्डिंग होती है, जैसे सपोज डेट यहां पे एडेनिन है, डबल बॉन्ड थायमिन है, ग्वानिन है, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, ये जो बॉन्डिंग होती है, इन हेलिकेज एंजाइम इन बॉन्डिंग्स को यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करते हुए चलता है, तोड़ते हुए चलता है, डिसरप्ट करते हुए चलता है, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन फोक का निर्माण हो जाता है, यानी रेप्लिकेशन फोक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो हेलिकेज एंजाइम का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, डिसरप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपको जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, ये जो हेलिकेज एंजाइम होता है इसकी डायरेक्शन वर्क करने की क्या होती है, जो हेलिकेज एंजाइम वर्क करता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शंस में वर्क करता है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। और इंपॉर्टेंट एंजाइम इसको काम करने के लिए ये कैसे काम करता है, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में, यानी एटीपी की जरूरत पड़ती है इसको इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। और अगर मैं ऐसा करूं, सपोज दैट मैं इसी की किसी साइट के ऊपर एटीपी जहां से फॉर्म होती है, एटीपी ये जहां से ग्रहण करता है, उस साइट के ऊपर मैं एटीपी के लिए जो एटीपी फॉर्म होती है उसके लिए मैं वहां पे कोई ब्लॉकेज डाल दूं, यानी कोई भी इनहिबिटर डाल दूं, लाइक दी ओलिगोमाइसिन, जो एटीपी का इनहिबिटर्स होते हैं, एटीपीएस का इनहिबिटर होता है, मैं वो डाल दूं, तो क्या हेलिकेज एंजाइम काम करेगा? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेगा। बिकॉज क्योंकि ये कैसे काम करता है, एटीपी डिपेंडेंट मैनर में क्या करता है, ये काम करता है, यानी बिना एटीपी के ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाता है। बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए इसको चाहिए होती है एनर्जी, जो ये किसके रूप में यूज करता है, एटीपी के रूप में यूज करता है। सो ये क्या करता है, बॉन्ड्स को तोड़ते हुए जाता है, रेप्लिकेशन फोक का निर्माण होता है, ठीक है। अब मैं एक साइड से बनाता हूं, एक साइड का रहने देता हूं। सपोज दैट ठीक है, ये हेलिकेज एंजाइम था, ये हेलिकेज एंजाइम की वजह से ये बॉन्ड डिस्टर्ब हो रहे थे और ये रेप्लिकेशन फोक का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये जो स्ट्रैंड्स जो होते हैं जो सेपरेट हो गए हैं हेलिकेज एंजाइम की वजह से, ये जो स्ट्रैंड्स है वो हेलिकेज एंजाइम की वजह से सेपरेट हो गए, ये वापस दोबारा कंबाइंड ना कर ले,
ये आगे जाके वापस दोबारा कंबाइंड ना कर ले, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट एंजाइम या एक प्रोटीन जिसको नाम होता है SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करती है, इस वाली साइड्स के ऊपर आकर क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है बेसेस के ऊपर। जो यहाँ पे जो नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट हो, जैसे एडेनिन होगा, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो भी होगा, उनके ऊपर आकर ऐड हो जाती है, जिससे वो ब्लॉक कर देती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइड्स को। जैसे क्या हो पाता है, वहां पे दोबारा बेस पेयरिंग नहीं हो पाती है, दोनों स्ट्रैंड्स आपस में दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना पाते। तो ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, डू नॉट अलाउ स्ट्रैंड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होती है एसएसबी, ये क्या करती है, जो स्ट्रैंड्स हेलिकेज एंजाइम ने सेपरेट किए हैं वो आगे जाकर दोबारा से वापस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना ले, उसको क्या करती है, ये रोकती है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के। नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक रेप्लिकेशन में, जिसको हम बोल रहे हैं टोपो आइसोमरेज, काफी इंपॉर्टेंट है। टोपो आइसोमरेज क्या काम होता है टोपो आइसोमरेज का? सपोज दैट ये मेरा डीएनए है, यहां पे जो अपना हेलिकेज एंजाइम वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से ये वाले स्ट्रैंड से क्या होते जा रहे हैं, सेपरेट होते जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीव होने से। सो सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक जो वायर होता है, वायर हम जिससे बल्ब वगैरह जलाते हैं, उस वायर के 2 हिस्से होते हैं, 2 तार होते हैं, एक येलो कलर का या फिर एक रेड कलर का, जो दोनों आपस में कोइल्ड हुए रहते हैं। अगर मैं उस वायर के दोनों तार को पकड़ के खींचूंगा, तो जो वायर का एंड होता है, उस एंड के ऊपर इतनी ज्यादा कोइलिंग हो जाएगी कि उसको फिर सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं जोर से उसको पकड़ के ऐसे खींचूंगा, तो उस वायर के एंड के ऊपर बहुत सारी कोइलिंग हो जाएगी। ऐसे ही होता है अपने डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर जो अपना ये हेलिकेज काम कर रहा होता है, इस हेलिकेज की वजह से ये क्या करता है, ये हेलिकेज डिस्टर्ब करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। जैसे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करता है, इस एंड के ऊपर, डीएनए के एंड के ऊपर इतनी ज्यादा कोइलिंग हो जाती है, इतनी ज्यादा कोइलिंग हो जाती है कि डीएनए का रेप्लिकेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इस कोइलिंग को क्या करते हैं, रिलैक्स करवाने के लिए काम में आते हैं अपने एंजाइम, जिसका नाम होता है टोपो आइसोमरेज। ये एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, एक होता है टोपो आइसोमरेज सेकंड। ये 2 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट कब काम आता है, ये काम करता है सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड कट लगाने का। यानी ये एक ही स्ट्रैंड के ऊपर सपोज दैट कोइलिंग है, तो ये क्या करेगा, एक ही स्ट्रैंड के ऊपर कट लगाकर क्या करेगा, उस वाली कोइलिंग को रिलैक्स करवाएगा। लेकिन जो टोपो आइसोमरेज सेकंड होता है, ये काम करता है डबल स्ट्रैंड कट लगाता है। यानी यहां पे ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड्स पे इक्वली कट लगा के इस कोइलिंग को क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। ठीक है, इन कोइलिंग्स को टर्म्स के रूप में यूज करते हैं कि जिस डीएनए में हेलिकेज एंजाइम की वजह से जो डिस्टर्ब होते हैं बॉन्ड, उसकी वजह से कोइलिंग इंट्रोड्यूस होती है, जिसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव सुपर कोइलिंग। और इस पॉजिटिव सुपर कोइलिंग की वजह से डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इस पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को वापस हमको कन्वर्ट करना होता है नेगेटिव सुपर कोइलिंग के अंदर। इसमें कन्वर्ट करना होता है नेगेटिव सुपर कोइलिंग के अंदर। और ये नेगेटिव सुपर कोइलिंग तब होगी जब यूज होते हैं अपने टोपो आइसोमरेज। तो ये काम होता है टोपो आइसोमरेज का।
कि पॉजिटिव जो सुपर कोइलिंग आ जाती है एंड्स के ऊपर, जिसकी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है, उस वाली प्रोसेस को वापस एक्सिलरेट करने के लिए पॉजिटिव सुपर कोइलिंग को नेगेटिव सुपर कोइलिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये काम करते हैं अपने टोपोआइसोमरेज। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में कि अब जो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे, डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए प्राइमर कौन लेके आएगा, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर। थैंक यू।